हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। समझते हुए हल करेंगे। जब आप समझते हुए हल करेंगे तो उसके सहारे और भी 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं। इसलिए समझना आवश्यक होता है और क्वेश्चन में अगर विकल्पों को समझते हुए आप सही दिशा में प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो सफलता तक पहुंचना आसान हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सभी। अगर आत्मकेंद्रित व्यक्ति की बात करें तो यह ऐसा व्यक्ति जो समस्या का समाधान या किसी भी विचार को अपने अंदर से चिंतन करते हुए, समझते हुए बात को बाहर की तरफ व्यवहार में या समझने में अपना दृष्टिकोण या व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है, जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, क्योंकि वह व्यक्ति सभी समस्याओं को अपने अंदर से विचार करके, चिंतन करके, समझ करके तब उस पर अपना विचार व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि जो सबका सुन लिया तो उसी अनुसार सबका मिला करके बोल दिया। नेताओं वाली भाषा वो नहीं बोलता। एक गंभीरता भरी व्यक्तित्व, गंभीरता भरा विचार और समस्या के उचित समाधान में उसका चिंतन बहुत सक्रिय रहता है। इसलिए आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। पहले का क सही हो जाएगा। बहिर्मुखी तो हो ही नहीं सकता। बहिर्मुखी जो है ज़्यादातर सामाजिक होते हैं। उभयमुखी वाले सामान्य व्यक्ति ज़्यादा ऐसे मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। यानी जो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है, या व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति उसका व्यक्तित्व कहलाती है। व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति अगर उसका व्यक्तित्व कहलाती है तो वह व्यक्तित्व बनता कैसे है। संगठन का मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता कैसे है, इसके बाद इसकी बात चल रही है। तो पहला इसमें देखते हैं सामाजिक और आर्थिक। समाज द्वारा और पैसे द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? नहीं। ख देखिए मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक। देखिए यहाँ मनोवैज्ञानिक मतलब मानव व्यवहार से और उसके शारीरिक गतिविधि, क्रियाकलाप इत्यादि से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। जहाँ तक हमको पूरी उम्मीद है ख वाला ही सही होगा। फिर भी हम लोग ग वाले ऑप्शन और घ वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। अगर ग वाले ऑप्शन को देखें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज से बनता है और राजनीति से बनता है। नहीं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है, सामाजिक विकास, उसके मानसिक विकास और मन के विकास या मनोवैज्ञानिक विकास पर निर्भर करता है। इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ग वाला। घ वाला देखते हैं मनोवैज्ञानिक में आध्यात्मिक, यह भी नहीं होगा। बनता है, लेकिन रह गई बात कि यह बनने की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उच्च स्तर पर होती हैं। इसलिए जो है इन चारों ऑप्शनों में ख वाला ऑप्शन बेस्ट होगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाषा का विकास सिद्धांत नहीं है। यानी भाषा किस सिद्धांत पर विकास नहीं करती है, ये इसमें से, यानी 3 विकल्प इसमें भाषा के विकास के आधार बनते हैं, चौथा विकल्प इसमें विकास नहीं बनता। तो आइए देखते हैं वो कौन सा विकल्प है जो भाषा का सिद्धांत नहीं, यानी अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे भाषा को हम सिखाते हैं किसी से जोड़ करके, जैसे क माने कौआ, ग माने गाय, तो हम लोग गाय से उसको उस अक्षर का स्वरूप या आकार जोड़ करके उसे सिखाते हैं। इसलिए अनुबंधन का सिद्धांत भी भाषा के विकास का सिद्धांत होगा। अनुकरण का सिद्धांत, जैसे हम लोग बोलते हैं तो बालक भी उसको दोहराता है, यानी दोहरा करके भी भाषा का विकास होता है, जिसको उच्चारणाभ्यास भी कह सकते हैं। तो उच्चारणाभ्यास से भी भाषा का विकास होता है, यानी ख भी है। परिपक्वता का सिद्धांत, निश्चित रूप से जितना ही आदमी मैच्योर होगा किसी भाषा को सीखने के लिए, जो उपयुक्त मापदंड है उसके अनुसार जितना परिपक्व होगा उतना ही भाषा को सीखेगा, ये भी सही। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यहाँ अतिरिक्त जो शक्ति का सिद्धांत है यह ऊर्जा से संबंधित है या भाषा से संबंधित नहीं है। अतः घ वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाषा के विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, इसलिए घ वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यह भाषा से संबंधित नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं सांवेगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मनुष्य के अंदर जो संवेग होते हैं, बालकों के में अंदर जो संवेग होते हैं उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है। संवेग कहते किसे, जो हमारी मन की सामान्यतः सोच समझ जो वृत्तियां हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, भय, डर, प्रेम, घृणा, ये जो होती हैं हमारे जो मानसिक पटल पर हमारे मन के जो भाव आते हैं वही संवेग कहलाते हैं। तो संवेग को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य,
शारीरिक स्वास्थ्य कारक है, यानी आप सुखी हैं, शारीरिक रूप से निरोगित हैं तो अच्छे संवेगों का विकास होता है। शारीरिक रूप से आप ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, दुर्बल हैं, पतले हैं तो दूसरे ढंग का संवेगी विकास होगा, जिससे क्रोध, भय, ईर्ष्या, झल्लाहट जिसको कहते हैं, सब का हो जाए। तो यानी ये भी प्रभावित करता है। मानसिक योग्यता भी प्रभावित करता है। यदि आपके पास अच्छी मानसिक योग्यता है तो सफलता ज़्यादा मिलेगी और अच्छे संवेग ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि आपकी मानसिक यानी बुद्धि कम क्षमता कम है तो निश्चित रूप से घृणा की भावना या फिर नर्वस की भावना या फिर ये कहें रूढ़िवादी प्रवृत्ति इत्यादि बढ़ जाती है, तो ये भी प्रभावित करता है। आगे है थकान। जैसे आप थके हुए हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आराम करना चाहेंगे। यदि थकान में गलत संवेग बढ़ जाते हैं या आराम की प्रवृत्ति या निद्रा इत्यादि बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से हम बात करें तो थकान से भी हमारे संवेग प्रभावित होते हैं। थकान है तो कुछ भी आपको संगीत में सुना जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, यदि थकान नहीं है तो अच्छा लगेगा। इसका मतलब थकान से भी हमारे संवेग प्रभावित होते हैं। यानी इस ऑप्शन में घ वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि संवेग इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। थोड़ा सा थकान जो है इस पर लोग कन्फ्यूजन करेंगे, इस पर कन्फ्यूजन इसलिए नहीं करना कि थकान हमारे शारीरिक अवस्था के ही स्वरूप से संबंधित होता है। यानी जब शरीर से संवेग प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से थकान से भी संवेग प्रभावित होगा। अतः इसका जो है घ सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझते हुए हल करने में या समझते हुए इसे याद करने में सफल हो जाएंगे। हमारा ये समझाया हुआ क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।